बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है वो 16 हम करने जा रहे हैं। क्लाइमेट। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है भाई। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो ऊपर देखिए, आपको पिछला पार्ट नज़र आ जाएगा। पिछले पार्ट का लिंक शो हो जाएगा ऊपर। और अगला पार्ट अगर देखना है तो इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर मसला हल नहीं होगा आपका। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक 9th की 2 प्लेलिस्ट हैं, 2 तरह की प्लेलिस्ट हैं। ओल्ड बुक की भी हैं, न्यू बुक की भी हैं। न्यू बुक की क्लास मैट्रिक की 3 प्लेलिस्ट हैं, पाकिस्तान स्टडी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। ठीक है, तो पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है। ओल्ड केमिस्ट्री, ओल्ड मैथमेटिक्स, ओल्ड फिज़िक्स, इनके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। वो देखना चाहते हैं तो आप वो देख लीजिए। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, 12th केमिस्ट्री की भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, 12th फिज़िक्स की भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुका हूँ और 12th केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुका हूँ। 12th फिज़िक्स न्यू बुक 2024 जो अभी आई है, उसका चैप्टर नंबर 21 चल रहा है। बहरहाल क्लाइमेट की तरफ चलते हैं। क्लाइमेट, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट की तरफ जाने से पहले वो मुझे अहमद फराज की एक बड़ी मशहूर गज़ल है, उसके स्टार्टिंग का एक शेर मुझे याद आ रहा है, उसी से शुरू कर लेते हैं। क्या कहते हैं अहमद फराज उसमें? कहते हैं, अब के तजदीद वफ़ा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाता है इंसान जाना। बड़ी खूबसूरत नज़म है। ऐसे ही मैंने सोचा क्लाइमेट की बात है तो चलें आपको जो है वो थोड़ा सा मूड अच्छा कर देते हैं। ठीक है। तो बहरहाल क्लाइमेट अगर समझना है तो आप पहले ज़रा मौसमों को समझ लीजिए, तो सारा मसला आपका समझ में आ जाएगा। ये सीज़न जो आपको नज़र आते हैं, ये 4 सीज़न हैं। ये समर सीज़न होता है हमारे पास, विंटर सीज़न होता है, ऑटम होता है, स्प्रिंग होता है। ज़मीन के ऊपर ये मौसम आते कैसे हैं? नॉर्मली गर्मी और सर्दी का तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है, जो कि गलत है, कि ये सूरज है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। तो ये घूमते हुए अर्थ जो है वो सूरज के नज़दीक आ जाती है तो गर्मी शुरू हो जाती है, और इसी तरह घूमते हुए अगर ये सूरज से दूर हो जाए तो हम कहते हैं कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, जो कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, है फासले का ही चक्कर। ठीक है फासले का ही चक्कर, ज़रा इसको समझ लीजिए आप। तो है फासले का ही चक्कर। हमारी अर्थ जो है, इसके हवाले से आप 3 चीज़ें ज़रा जहन नशीन कर लीजिए। आपकी अर्थ जो है सूरज के गिर्द भी घूम रही है, इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा सूरज के गिर्द घूमते घूमते आपकी अर्थ जो है वो स्पिन भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है और स्पिन भी कर रही है। स्पिन का मतलब होता है लट्टू की तरह ऐसे घूमना। तो ऐसे लट्टू की तरह घूमते हुए अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द भी घूम रही है, सूरज के गिर्द भी घूम रही है, इसी तरह लट्टू की तरह घूमते घूमते। ये जो अर्थ लट्टू की तरह ख़ुद घूम रही है, इससे क्या बनता है? इससे घूमते हुए आपका दिन और रात आ जाता है। ठीक है, इस तरह से घूमते हुए आपका दिन और रात का सिस्टम होता है। और इसी तरह घूमते घूमते अर्थ जो है वो पूरे सूरज के गिर्द जो है वो चक्कर लगाती है। कितने? 365 दिनों में, 365 डेज़ और 4 आवर्स में, 6 आवर्स में, 6 आवर्स में। ये पूरा कॉन्सेप्ट ज़रा क्लाइमेट कर लें आप। ठीक है। तो तकरीबन 365.5, 364.5, ये लगभग ये सिस्टम बनता है। 365 और 365.5 और 364.5, ये लगभग बनता है। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं 365 या 364 को, मैं कहता हूँ 1 साल, अब ये आसानी हो जाएगी आपको। 1 ईयर
एंड 6 आवर्स। तो 1 साल 6 घंटों में जो है वो आपकी अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है। ठीक है, कितने? 1 साल 6 घंटों में। फिर अगला साल जो है वो भी 1 साल 6 घंटे, फिर उससे अगला साल भी 1 साल 6 घंटे, फिर उससे अगला साल भी 1 साल 6 घंटे। ये सिस्टम है, 1 साल 6 घंटे, 1 साल 6 घंटे, 1 साल 6 घंटे और 1 साल 6 घंटे। कितने साल हो गए? ये 4 साल हो गए। आपको पता है ये 6-6 घंटे हो के 6-6 घंटे हो के 4 सालों में ये 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे, 24 आवर्स हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। इसका मतलब 1 साल 1 दिन का इजाफा हो जाएगा। कब? 5वें साल पे, 5th ईयर पे, 5th ईयर पे। ये 5वां जो साल होगा ये कितने का होगा? 1 साल 1 दिन का। और ये इजाफी दिन आपको पता है कौन सा लगता है? इसी साल को, इस 5वें साल को हम कहते हैं लीप ईयर। हर साल, इस साल जो फरवरी का महीना था वो 28 दिनों का था, इस साल भी फरवरी का महीना 28 दिनों का था, इस साल भी फरवरी का महीना 28 दिनों का था, इस साल भी फरवरी का महीना 28 दिनों का था। लेकिन ये 5वां साल जो शुरू हुआ है इसमें आपका फरवरी का महीना जो है वो 28 दिनों का नहीं है, 29 दिनों का है, 29 डेज़ का है। ठीक है, और फिर अगले साल से दोबारा वही 1 साल 6 घंटे में आपकी अर्थ जो है वो चक्कर मुकम्मल करेगी अर्थ का। सारा सिस्टम समझ में आ गया, लीप ईयर का भी समझ में आ गया। ये जो 2024 साल है ये भी लीप ईयर आपका गया है मेरी मालूमात के मुताबिक। ठीक है भाई, तो बहरहाल बात कर रहे थे सीजन्स की कि सीजन्स का चक्कर क्या है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि ये अर्थ, तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको कहा था ना अर्थ के मुतालिक, ज़रा आप समझ लीजिए। तो 3 चीज़ों के अंदर एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है अर्थ से मुतालिक वो क्या है कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, सूरज के गिर्द कितने दिनों में? 1 साल 6 घंटों में एक चक्कर अर्थ जो है वो मुकम्मल करती है, रिवॉल्व होती है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि अर्थ जो है वो स्पिन भी कर रही है 24 घंटों में। ये एक स्पिन जो है वो 24 घंटों में मुकम्मल करती है अर्थ अपना, और इसी के दौरान दिन और रात आते जाते हैं। तीसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपकी अर्थ ऐसे नहीं घूम रही जिस तरह ये मार्कर घूम रहा है, ऐसे नहीं घूम रही, बल्कि आपकी अर्थ ऐसे नहीं है, आपकी अर्थ ऐसे नहीं है। इस लकीर को देखें आप, आपकी अर्थ ऐसे नहीं घूम रही, बल्कि आपकी अर्थ कैसे घूम रही है? आपकी अर्थ ऐसे घूम रही है, थोड़ी सी क्या है? टिल्ट है, टेढ़ी है। पता है कितने? 23.5 डिग्री। अर्थ जो है वो ऐसे नहीं घूम रही, बल्कि ऐसे नहीं घूम रही, बल्कि थोड़ा सा झुकी हुई है, टिल्ट है, ऐसे घूम रही है। मार्कर को देखें, ऐसे घूम रही है अर्थ। ये जो ऐसे, ये पोजीशन है आपकी अर्थ की, ये पोजीशन है आपकी अर्थ की। ये वजह है असल में आपके सर्दी का, गर्मी का, समर और विंटर, और उसके बाद जो है वो स्प्रिंग, और उसके बाद ऑटम। इसकी ज़िम्मेदार है ये अर्थ आपकी, जो ये 23 डिग्री पे झुकी हुई है आपकी अर्थ। इसी तरह 23 डिग्री पे झुके झुके ये आपकी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पे झुके झुके ये आपकी अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है, ये आपकी अर्थ रोटेट भी कर रही है। ये तीसरी चीज़ थी जो कि मुझे आपको समझानी थी। समझ में आ गई बात? अब ये अर्थ जो आपकी घूम रही है सूरज के गिर्द, ठीक है। अब अर्थ के ज़रा आप 2 मेजर पोर्शंस को भी समझ लीजिए। अर्थ का जो पहला वाला ये हाफ पोर्शन है, ये हाफ पोर्शन, ये हाफ को कहते हैं हेमी, स्फेयर को कहते हैं गोल चीज़ को स्फेयर कहा जाता है। तो अर्थ को क्योंकि गोल समझा जाता है कि अर्थ जो है हमारी गोल है, साइंस ये कहती है। वैसे साइंस में ही बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो फ्लैट अर्थ थ्योरी को भी मानते हैं। ये बड़ी कंट्रोवर्सी है भाई, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इनके अंदर जिनका ख्याल ये है
साइंस के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका ये ख्याल है कि अर्थ जो है वो गोल नहीं है बल्कि फ्लैट है। ठीक है, ये बात भी ज़रा जहन में रखिएगा। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है, लेकिन बहरहाल क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ साइंस बुक्स के अंदर गोल माना जाता है अर्थ को, तो हम गोल ही अर्थ को लेंगे अभी। ठीक है, और उसी के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हमारे पास अर्थ क्योंकि गोल है, इसलिए यहाँ पर हाफ जो है, इसको गोल को हम क्या कहते हैं, स्फेयर, और हाफ को हम क्या कहते हैं, हेमी। हेमी मतलब हाफ। तो समझ जाइए गोल चीज़ का हाफ। तो अर्थ का ये जो हाफ है, एक ये हेमिस्फेयर हो गया और दूसरा ये हेमिस्फेयर हो गया। आपको पता है ना कि 4 डायरेक्शंस होती हैं। ये जो है हमारे पास नॉर्थ है, और ये जो है हमारे पास साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो ये जो पोर्शन है सारा का सारा, ये जो हेमिस्फेयर है, ये जो आधी अर्थ है, हेमिस्फेयर है, इसको हम कहते हैं, क्योंकि साउथ की पोजीशन पे है इसीलिए हम इसको कहते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर। साउथर्न हेमिस्फेयर, साउथर्न हेमिस्फेयर। और ये जो हमारी पोर्शन है अर्थ की, ये वाली, इसको हम कहते हैं, ये जो हाफ सर्किल ऊपर वाला है, इसको हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। अब क्योंकि आपकी अर्थ जो है वो टेढ़ी है, टिल्ट है, कितना, 23 डिग्री। तो यहाँ पर ये 23 डिग्री जब जो ये है टेढ़ी है, ये टिल्ट है आपकी अर्थ जो है, तो ज़रा कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पर सोचिए ज़रा कि ये जो सनलाइट आ रही है, ये जो सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट ही गर्मी सर्दी का सबब बनेगी ना। कॉमन सेंस की बात, मतलब ज़्यादा सनलाइट का मतलब गर्मी और कम सनलाइट का मतलब सर्दी। ज़्यादा सनलाइट का मतलब गर्मी और कम सनलाइट का मतलब सर्दी। तो ये सर्दी और ये गर्मी, ये जो नज़दीक पोर्शन कौन सा पड़ेगा, अब ज़रा देखें, ये 23 डिग्री पे है, ये देखें। अब आप बताइए कौन सा हेमिस्फेयर जो है वो सनलाइट के ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा। ये देखें, ये वाला, ये जो है, इसको हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर। साउथर्न हेमिस्फेयर, मैं इसको SH करूँगा, साउथर्न हेमिस्फेयर। और ये कौन सा महीना चल रहा है, ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर। तो साउथर्न हेमिस्फेयर में जो भी कंट्रीज़ होंगे, वहाँ पर पता है कौन सा मौसम चल रहा होगा, सर्दी का मौसम चल रहा होगा, सर्दी का मौसम चल रहा होगा। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फेयर में जो भी कंट्रीज़ होंगी वहाँ सर्दी का मौसम चल रहा होगा। और सॉरी, उल्टा बोल गया यार, सर्दी का मौसम नहीं, गर्मी का मौसम चल रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, और जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है, ये वाला, ये जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है, ये देखिए, ये थोड़ा सा दूर पड़ता है। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर जो है वो थोड़ा सा दूर पड़ता है। कौन सा ये मंथ है, ये दिसंबर का है, ये थोड़ा सा दूर पड़ता है। ये दिसंबर के महीने से शुरू कर रहा हूँ अभी। अब ये आप अपने पाकिस्तान में वो मत सोचिए कि हमारे पाकिस्तान में दिसंबर में तो भाई बड़ी सर्दी पड़ती है ना। आप ज़रा ये मत सोचिएगा, आप ज़रा यहीं पे ज़रा रुकें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो साउथर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये हमारे पास नॉर्थर्न हेमिस्फेयर हो गया। ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर देखें सनलाइट से दूर है, क्योंकि आपकी अर्थ क्या है, आपकी अर्थ टिल्ट है, टेढ़ी है। तो ऐसे होने से नॉर्थर्न हेमिस्फेयर थोड़ा सा दूर हो जाता है, साउथर्न हेमिस्फेयर जो है वो नज़दीक सामने हो जाता है सन के। तो पता है दिसंबर के मौसम में यहाँ पर साउथर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, गर्मी होगी, समर। यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा साउथर्न हेमिस्फेयर में। और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर जो है यहाँ पर दिसंबर के मौसम में क्या होगा, ठंडक होगी, विंटर। क्या होगा, विंटर होगी। ठीक है भाई, अब ज़रा अर्थ की 4 पोजीशंस आप देखिएगा तो आपको सीज़न समझ में आ जाएगा। तो सीज़न का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके सर्दी पड़ रही है तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी सर्दी पड़ रही होगी, नहीं भाई, हो सकता है वहाँ गर्मी पड़ रही हो। ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। अब आपकी अर्थ घूम रही है, अब घूम के जब अर्थ यहाँ पर आएगी, इस जगह पर
ऐसे, ये पोजीशन ऐसी होगी इसकी जब सेम पोजीशन है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर साउथर्न हेमिस्फेयर को देखें या नॉर्थर्न हेमिस्फेयर को देखें, इनका फासला सेम है बिल्कुल सनलाइट से। तो इस, और ये कौन सा शुरू हो जाता है, ये शुरू हो जाता है आपका मार्च। ये कौन सा मंथ शुरू हो जाता है आपका, मार्च। अर्थ जब यहाँ पर थी दिसंबर चल रहा था, और साउथर्न हेमिस्फेयर में, इसमें एस बना दूं ताकि आप गड़बड़ ना करें, साउथर्न हेमिस्फेयर और ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। साउथर्न हेमिस्फेयर में दिसंबर में गर्मी का मौसम चल रहा है, तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में दिसंबर में सर्दी का मौसम चल रहा है। अब अर्थ जो है यहाँ से यहाँ घूम के यहाँ आ रही है, इस जगह, समझ में आ रही है बात आपको। और जब यहाँ से यहाँ घूम के आ रही है तो अब नॉर्थर्न हेमिस्फेयर साउथर्न हेमिस्फेयर तकरीबन एक ही डिस्टेंस पे आ गए हैं, सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ये रिसीव कर रहे हैं। और कौन सा महीना चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है। और मार्च में जो है फिर क्या हो रहा है, मार्च में यहाँ पर कौन सा मौसम आ गया, यहाँ पर तो विंटर आ गया। अब मैं सिर्फ इसकी बात करूँगा, याद रहे, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर की बात करूँगा, साउथर्न हेमिस्फेयर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के, ये पहले ही बता रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन मार्च में नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर, इनमें क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव होता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग, बहार का मौसम चल रहा होता है। ठीक है, ये कौन सा महीना है, ये मार्च का है। अब आपकी अर्थ जो है यहाँ से यहाँ आ जाती है, आपकी अर्थ यहाँ से यहाँ आ जाती है, ये आपका साउथर्न हेमिस्फेयर, ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। लेकिन अब देखें दोबारा थोड़ा सा, आपकी अर्थ टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट है, टेढ़ी है। अब इसको देखें, ये ऊपर वाला नॉर्थ जो है वो दिसंबर में नॉर्थर्न हेमिस्फेयर दूर पड़ रहा था, मैंने कहा सिर्फ नॉर्थर्न हेमिस्फेयर को देखें, साउथर्न को छोड़ दें, तो दिसंबर में नॉर्थर्न हेमिस्फेयर दूर पड़ रहा था, विंटर था। इसी तरह चलते चलते जब ये आया यहाँ पर, तो अब देखें आपका नॉर्थर्न हेमिस्फेयर नज़दीक हो गया है सनलाइट के, और आपका ये साउथर्न हेमिस्फेयर जो है वो दूर हो गया है सनलाइट से। तो समझ जाइए फिर कि अगर नॉर्थर्न हेमिस्फेयर जो है, यहाँ पर जितने भी मुल्क आएंगे इस पूरे हाफ अर्थ में, जितने भी मुल्क आएंगे, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कौन सा मौसम होगा, समर का होगा, समर। ठीक है, और ये साउथर्न हेमिस्फेयर के अंदर कौन सा मौसम होगा, क्योंकि ये दूर हो गया है इस तरह घूमते घूमते साउथर्न हेमिस्फेयर, इसलिए यहाँ पर कौन सा मौसम होगा, ये आपका होगा विंटर का, ये आपका होगा विंटर का। और ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये जून का टाइम पीरियड, जून का। देखें दिसंबर, और उसके बाद मार्च, और उसके बाद ये जून। जून से आगे जो है वो फिर ये अर्थ जो है वो आगे और आएगी थोड़ा सा इस जगह पे। ये जो आपका टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जब थोड़ा सा, अब यहाँ और डिटेल्स हैं, ठीक है, वो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बात बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी कि स्प्रिंग क्यों आ रहा है, फिर ऑटम क्यों आ रहा है, जबकि यहाँ तो स्प्रिंग आ गया तो यहाँ पर ऑटम क्यों आ गया। अब इस जगह पर ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और ये साउथर्न हेमिस्फेयर, और ये मंथ कौन सा है, सितंबर का है। और यहाँ अब मौसम कौन सा आ जाएगा नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फेयर में, ऑटम का, ऑटम का। ठीक है, और इसी तरह फिर ये अर्थ दोबारा सितंबर से दोबारा दिसंबर तक हरकत करती हुई जब यहाँ आएगी, तो दोबारा यही पोजीशन आपकी हो जाएगी कि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर दूर हो जाएगा, तो सर्दी का मौसम नॉर्थर्न हेमिस्फेयर वाले मुल्कों में शुरू हो जाएगा, और साउथर्न हेमिस्फेयर जो है ये क्योंकि नज़दीक हो जाएगा अपनी इसी टिल्ट पोजीशन की वजह से, इसलिए यहाँ पर कौन सा मौसम शुरू हो जाएगा, उसका समर का। कौन सा शुरू हो जाएगा, समर का। ठीक है भाई, तो ये 4 पोर्शंस में हमने डिवाइड कर दिया, ये दिसंबर वाली पोजीशन, मार्च वाली, ये जून वाली, और ये सितंबर वाली। ठीक है, तो ये मौसमों का उतार चढ़ाव जो है वो आपको क्लियर हो गया है क्लाइमेट के हवाले से जो बात कर। अब आगे चलते हैं वर्ल्ड मैप की तरफ, दुनिया में चलते हैं और उसको भी ज़रा देखते हैं वहाँ क्या पोजीशन है, क्योंकि उसको भी समझना ज़रूरी है।
वर्ल्ड मैप हमारे पास अगर देखें दोबारा से, ओहो इन मार्कर से अब इंक जो है बहुत ज़्यादा गिरने लगी है और ये मार्कर लगता है मुझे चेंज करने पड़ेंगे, नहीं तो ये तो सोफ़ा भी ख़राब हो गया, कारपेट भी ख़राब हो गया, दूसरी दफ़ा ये क्या कहते हैं आसान लफ्ज़ों, सीन हो गया, ये सीन हो गया दूसरी दफ़ा। कितनी इंक भरी हुई थी। चलें बहरहाल चलते हैं अभी यहाँ। तो ये हमारी अर्थ जो है, इसमें आपको पता है ये एशिया है, एशिया हमारा काफ़ी बड़ा सा होता है और यहाँ पर एशिया की इस साइड पर ये हमारा यूरोप लगता है, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, और यहाँ पर ये लंबा सा जो है हमारा अफ्रीका है, और इस साइड पर नॉर्थ अमेरिका है, और इस साइड पर ये साउथ अमेरिका है। ये ठीक है, यूरोप हो गया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन 5 कॉन्टिनेंट्स को तो आप जहन में रखें। और यहाँ पर आपको पता है कि एशिया में इस साइड पर ये जो हमारी जगह है सारी की सारी, ये जो जगह है, तो एशिया को अगर हम, क्योंकि पाकिस्तान की क्लाइमेट की बात कर रहे हैं ना, तो एशिया का, अरे यार एक ही दफ़ा निकल आओ ना बाहर। तो एशिया जो है इसका हमारा ये टॉप वाला क्या हो गया, ये एशिया का नॉर्थ हो गया। सब चीज़ों की 4 डायरेक्शन होती हैं ना, तो इसकी भी 4 डायरेक्शन है एशिया की। ये नॉर्थ हो गया एशिया का, ये साउथ हो गया एशिया का, ये ईस्ट हो गया एशिया का, और ये वेस्ट हो गया एशिया का। इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब हम क्लाइमेट और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो आपको पता है पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा रहा है। ये इंडिया हो गया और ये पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है, इंडिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान बहुत छोटा है उसके मुकाबले में। पाकिस्तान 1/4 है इंडिया का। ठीक है, तो ये आई जो नज़र आ रहा है बड़ा सा, ये इंडिया हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। इंडिया के लास्ट में यहाँ पर आपको पता है ना, इस जगह पर क्या आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है। और ये साउथ में क्या है, इंडिया के साउथ में, पाकिस्तान के साउथ में अरबियन सी है, अरबियन सी है जिसको बहिरा अरब कहते हैं हम, अरबियन सी है। ये अरबियन सी जो है वो इंडियन ओशन का हिस्सा है। ओशन के बारे में तफसीलात बता चुका हूँ हमारे पास। एटलांटिक ओशन है इस जगह पे आता है, और इंडियन ओशन है इस जगह पे आता है, आर्कटिक ओशन है इस जगह पे आता है, और पैसिफिक ओशन यहाँ से शुरू होता है। और हमारी अर्थ गोल है ना, तो ये पीछे से निकल के यहाँ तक आता है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, ठीक है, हमारी अर्थ गोल है ना, तो एक साइड से शुरू होता है पैसिफिक ओशन, वो पूरा चक्कर काट के दूसरी साइड से निकलता है। यहाँ से पैसिफिक ओशन निकल के अर्थ की यहाँ तक आता है, पूरी बैक को कवर करता हुआ। तो ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन आ जाता है बीच में, ये इंडियन ओशन आ जाता है इस जगह पर, और इसी इंडियन ओशन में ये अरबियन सी भी आ जाता है। गर्मी का जब मौसम पड़ता है, गर्मी का, तो सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर। किस जगह पर, समंदरों में। सनलाइट आपको पता है, सनलाइट 2 चीज़ों का मजमुआ है। सनलाइट के अंदर लाइट भी है और हीट भी है। तो सनलाइट जो पड़ती है, सनलाइट जो पड़ती है सनलाइट जो पड़ती है उससे क्या होता है, समंदरों में ये ओशन जो है, कौन सा, इंडियन ओशन की बात की जा रही है। ओशन कौन सा, इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन का कौन सा सी है, अरबियन सी है। अरबियन सी जो है इसका वाटर जो है हीट की वजह से क्या होगा, वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ये वेपर्स किस में जाएंगे, एयर के साथ ये शामिल हो जाएंगे।
एयर के साथ ये शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो गर्मियों के मौसम के अंदर ये जो सूरज है, इसकी जो गर्मी है, उससे इंडियन ओशन के अंदर, अरबियन सी के अंदर जो पानी है उसको हीट मिलेगी, उससे वेपर्स बनेंगे। ये वेपर्स किस में चले जाएंगे? ये हवा में चले जाएंगे और जमा होते रहेंगे। पता है ये कब तक जमा होते रहेंगे? ये तकरीबन जो है वो ये अप्रैल मई, अप्रैल और मई के महीने में, अप्रैल और मई, ये महीने याद रखिए, अप्रैल और मई, इन 2 महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में वेपर्स जो है वो एयर में शामिल होते रहेंगे। याद रहे, ये लोकेशन याद रखनी है, लोकेशन याद रखनी है। कौन सी? ये अरबियन सी और इंडियन ओशन की। ये पूरा ख़ित्ता आपको अपने जहन में रखना है, क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूनसून रीजन को, मूनसून रीजन को। ये मूनसून रीजन, ये पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका है जिसको हम कहते हैं मूनसून रीजन। ठीक है, तो ये मूनसून रीजन डेवलप होगा। अब मूनसून क्या है? मूनसून जो है ये विंड, हवाएं हैं, लेकिन इन हवाओं के अंदर वेपर्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है और यहीं से क्लाउड्स जो है वो भी बन रहे हैं। तो वेपर्स और क्लाउड्स का मिक्सचर क्या होता है? रेन। यानी कि ऐसे मूनसून रीजन के अंदर ऐसी हवाएं मौजूद हैं जिनके अंदर ये वेपर्स भरे पड़े हैं। क्या कहा मैंने? मूनसून रीजन एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर क्या है, जिस इलाके की हवाओं में ये वेपर्स भरे पड़े हैं और इन्हीं वाटर वेपर्स की वजह से क्लाउड्स बनते हैं। और आपको पता है क्लाउड्स क्या बरसाते हैं? बारिश बरसाते हैं। ठीक है, तो ये मूनसून रीजन कहाँ बन रहा है? हमें नज़र तो नहीं आ रहा, आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये बन रहा है। कब से बनना शुरू हुआ है? ये अप्रैल और मई के महीने से। जब गर्मी तेज़ होती है तो इंडियन ओशन के अंदर अरबियन सी जो है उसका पानी, उसको हीट मिलती है, ये वेपर्स जो है निकल के हवा में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। अप्रैल से मई तक ये मिलते रहते हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ये पूरा इलाका कवर कर लेते हैं, ये पूरा इलाका। ठीक है, ये पूरा इलाका जो है वो कवर कर लेते हैं। कौन सा इलाका कहलाता है ये पूरा का पूरा इलाका? ये साउथ है एशिया का, साउथ ऑफ एशिया, साउथ है एशिया का। ठीक है, और ये एशिया की बात हो रही है, इस पूरे एशिया का कौन कौन सा इलाका जो है इन हवाओं के असर में आ जाएगा, इन मूनसून की हवाओं के असर में आ जाएगा। इन मूनसून की हवाएं, और ये मूनसून की हवाएं अपने अंदर क्या रखे हुए हैं? ये मूनसून की हवाएं अपने अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो इन्होंने वाटर वेपर्स जो हैं अपने अंदर रखे हुए हैं और क्लाउड्स जो हैं अपने अंदर रखे हुए हैं इन्हीं मूनसून की हवाओं में। तो हमें एशिया का वो देखना है कि कौन से इलाके हैं एशिया के जो कि मूनसून की हवाओं को कवर कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो एशिया का साउथ जो है ये इलाका मूनसून की हवाओं को कवर कर रहा है। साउथ वेस्ट जो है एशिया का, साउथ वेस्ट, ये इलाका जो है वो मूनसून की हवाओं को कवर कर रहा है। और एशिया का ईस्ट जो है, अब ये देख लें आप, ये एशिया की अगर मैं बात करूं, नॉर्थ हो गया, ये एशिया का साउथ हो गया। ये देखिए आ गया, ये इलाका साउथ आ गया। और एशिया के साउथर्न रीजन के अंदर क्या आता है? इंडिया आता है, पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है भाई, और फिर कौन सा है? साउथ एशिया का। यहाँ पर ये साउथ जो है एशिया का, ये मूनसून रीजन के अंदर आता है। एशिया का जो है वो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट कहाँ होगा? ये देखें, ये रहा वेस्ट एशिया का। तो ये जो इलाका है, ये वाला, ये वाला जो इलाका है एशिया का, ये साउथ वेस्ट कहलाएगा। ये भी जो है वो
मॉनसून रीजन कहलाता है। और एशिया का ये ईस्ट वाला इलाका जो सारा, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी मॉनसून रीजन कहलाएगा। अब देख रहे हैं आप, अब ये एशिया का ये ईस्टर्न पार्ट और ये साउथर्न पार्ट और साउथ वेस्टर्न पार्ट, इनके अंदर कितने मुल्क आ जाते हैं, कितने मुल्क आ जाते हैं। इन सारे मुल्कों को हम कहते हैं कि ये मॉनसून रीजन है। ये क्या है, ये मॉनसून रीजन है। एशिया का साउथ, उसका साउथ वेस्ट और ईस्टर्न रीजन, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, ये मॉनसून रीजन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस सारे खित्ते के अंदर, इस सारे पोर्शन के अंदर, इस सारे रीजन के अंदर कौन सी हवाएं मौजूद होती हैं, मॉनसून की हवाएं मौजूद होती हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, जिनके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा भारी तादाद में वाटर वेपर्स की होती है, जिसकी वजह से इन हवाओं के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं उनसे बादल बनते हैं, बादलों से बारिश होती है, बादलों से बारिश होती है। अब ये कहाँ हो रहा है ये सब कुछ और कौन से महीनों में हो रहा है ये वेपर्स बनने का अमल? अप्रैल से मई के महीने में, किसमें? इंडियन ओशन के अंदर, अरबियन सी। अब अरबियन सी की लोकेशन आप यहाँ से देख लें, ये पाकिस्तान मैंने बनाया था, ये इंडिया बनाया था, और इंडिया के साथ मैंने ये आखिर में ये बांग्लादेश बनाया था। ये बांग्लादेश, ये एशिया जो है, ये एशिया इंडिया के इस पोर्शन से, जहाँ ये बांग्लादेश है, यहाँ से ये थोड़ा सा गैप है, और ये अरबियन सी जो है ये इस गैप के अंदर चला जाता है, ये अरबियन सी। तो ये अरबियन सी, ये जो समंदर है, ये इस गैप में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो गैप है इसको हम कहते हैं बे, और इसको उर्दू में खलीज कहा जाता है। और क्योंकि ये बे जो है वो बांग्लादेश के पास लगती है, ठीक है, तो इस बे को, जिसमें समंदर का पानी अरबियन सी यहाँ से यहाँ आ गया है, इस बे को हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। उर्दू में इसको कहा जाता है खलीज बंगाल। तो ये खलीज मौजूद है यहाँ पर, तो यहाँ से हवाएं उठती हैं, मॉनसून रीजन, यहाँ से मॉनसून की हवाएं उठती हैं, यहाँ से मॉनसून की हवाएं उठती हैं। ये जो बे ऑफ बंगाल है, तो उठती यहाँ से हैं बेसिकली। कहाँ से उठती हैं? ये जो अरबियन सी का ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अरबियन सी का सारा, यहाँ से वेपर्स उठ के हवा में जाते हैं अप्रैल और मई के महीने में, ऊपर हवाओं में जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। इन 2 महीनों में ढेर जो है वो वेपर्स का हवाओं में पहुँच जाता है समंदर से। ये हवाएं चलती हुई यहाँ से यहाँ आती हैं ईस्ट की तरफ, ईस्ट को पूरा का पूरा कवर कर लेती हैं, और ईस्ट में ही यही बे ऑफ बंगाल आता है। अब अप्रैल मई के बाद ये जून आ जाता है, और ये जुलाई आ जाता है, और उसके बाद अगस्त आ जाता है, सितंबर आ जाता है। ये वो टाइम पीरियड है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब ये हवाएं यहाँ चलना शुरू होती हैं, ऐसे इस साइड, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो किसके ईस्ट से वेस्ट की तरफ? एशिया के ईस्ट से एशिया के वेस्ट की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। एशिया के ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, ठीक है। और इन पोर्शंस में जितने मुल्क आते हैं वो सब मॉनसून रीजन कहलाते हैं, और इस पोर्शन में जितने मुल्क आते हैं सब में मॉनसून की तूफ़ानी बारिशें होती हैं हर साल इन महीनों के अंदर, ख़ास तौर पे जून, जुलाई, अगस्त के अंदर बहुत शदीद किस्म की तूफ़ानी बारिशें होती हैं। इंडिया में जो है, बांग्लादेश में जो है, ज़्यादा होती हैं मॉनसून की बारिशें एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इस रीजन के बिल्कुल एंड में आता है। ये मॉनसून रीजन है ना, पाकिस्तान इसके बिल्कुल एंड में आता है, ठीक है भाई। तो मॉनसून रीजन आपको समझ में आ गया, कहाँ से कहाँ तक है। एशिया का साउथ, साउथ वेस्ट और ईस्टर्न पोर्शन सारा का सारा ये मॉनसून रीजन कहलाता है। मॉनसून की हवाएं होती क्या हैं? अप्रैल और मई के महीने में ये जो हमारे पास इंडियन ओशन है, इसके अंदर जो अरबियन सी है, यहाँ पर अप्रैल और मई के महीने में वेपर्स बन रहे होते हैं ढेरों ढेर, और हवा में शामिल हो रहे होते हैं, और ये हवाएं चल के ईस्ट की तरफ जा रही होती हैं। खलीज बंगाल में और ईस्ट में जो है वो ये हवाएं रुक रही होती हैं, अपने अंदर ढेरों ढेर वाटर वेपर्स जमा करके, और इन्हीं वाटर वेपर्स से क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं बहुत ढेर सारे, और फाइनली
ये जून जुलाई के महीने में ये हवाएं जो यहाँ से यहाँ चलती हैं, तो इन सारे मुल्कों में बारिशें होती हैं, सारे मुल्कों में बारिशें होती हैं, मानसून की तूफ़ानी बारिशें। समझ में आ गई बात? मौसमों का भी बता दिया मैंने आपको, मानसून का भी बता दिया, मानसून बारिशों का भी बता दिया। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने ये सब कुछ बता दिया लेकिन नहीं बताया तो क्लाइमेट का नहीं बताया, इसके हवाले से नोट्स नहीं लिखवाए। तो लिखवा देता हूँ भैया, टेंशन क्यों ले रहे हैं, अभी लिखवा देता हूँ। ठीक है, लिखना शुरू कीजिए। क्लाइमेट की डेफिनेशन देख लें पहले, क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क है। असल में ये जो इसमें से इंक इतनी ढेर सारी जो गिरी है ना, इसने मुझे बहुत थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि नीचे से भी कारपेट ख़राब हो गया, ये सोफ़ा भी ख़राब हो गया। अब क्या करें, ख़राब हो गया तो हो गया है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्लाइमेट की डेफिनेशन नोट कर लें। अब ज़रा मैं तेज़ तेज़ लिखूँगा। क्लाइमेट किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, द लॉन्ग लास्टिंग कंडीशंस ऑफ वेदर, द लॉन्ग लास्टिंग कंडीशंस ऑफ वेदर, द लॉन्ग लास्टिंग कंडीशंस ऑफ वेदर। और वेदर की हम बात करते हैं तो वेदर में क्या आ जाता है, एयर प्रेशर आ जाता है, ये भी वेदर का हिस्सा है, और टेम्परेचर आ जाता है, ये भी वेदर का हिस्सा है, और ह्यूमिडिटी, नमी, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, हवा में नमी, ये भी वेदर का ही हिस्सा है, और रेनफॉल और बारिश भी किसका, वेदर का ही हिस्सा है, ऑफ एन एरिया। यानी क्लाइमेट हम किसको कहते हैं, किसी एरिया के अंदर तवील वक्त के लिए, किसी एरिया के अंदर तवील वक्त के लिए अगर कोई ख़ास किस्म का वेदर मौजूद हो, किसी एरिया के अंदर अगर तवील वक्त के लिए किसी ख़ास किस्म का वेदर मौजूद हो, यानी कि वहाँ पर एक ख़ास किस्म का एयर प्रेशर मौजूद हो, काफ़ी टाइम के लिए वहाँ पर टेम्परेचर एक ही जैसा हो, उसमें कोई चेंज ना आ रहा हो, काफ़ी टाइम के लिए उस इलाके के अंदर ह्यूमिडिटी, नमी जो है वो एक जैसी हो, और काफ़ी टाइम तक वहाँ बारिशें होती ही रहती हों। तो ये जो लॉन्ग लास्टिंग कंडीशंस हैं, ये जो लॉन्ग लास्टिंग कंडीशंस हैं वेदर की, जो किसी एक इलाके में ठहर जाती हैं, वो उस इलाके का क्या बनाती हैं, क्लाइमेट बनाती हैं। ठीक है भाई, क्लाइमेट बनाती हैं। अब लोकेशन ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो वर्ल्ड मैप पे कहाँ आती है। तो एक और चीज़ आप ज़रा और सीख लीजिए, ये हमारी अर्थ जो है सेंटर से इसको जो लाइन खींचती है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इसको उर्दू में कहा जाता है ख़त इस्तवा। इससे ऊपर चलें तो यहाँ तक का जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके इक्वेटर के नीचे यहाँ तक का जो रीजन है सारा का सारा, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पाकिस्तान जो है ये इक्वेटर है, याद रखिएगा, ये क्या है, ये इक्वेटर है। पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो इक्वेटर से ऊपर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसके अंदर आती है, इस जगह पर, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ से यहाँ कर लें आप, तो ये पाकिस्तान बनता है, ये पाकिस्तान की लोकेशन है, ये पाकिस्तान की लोकेशन है, ये रहा। तो पाकिस्तान जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है। ठीक है भाई, तो लोकेशन ऑफ पाकिस्तान की अगर बात करें, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर चीज़ की डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये देखें, ये जो रीजन है सारा का सारा,
ये जो रीजन है सारा का सारा अर्थ का हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, ये इसका नॉर्थ हो गया और ये इसका साउथ हो गया, ये इसका ईस्ट हो गया और ये इसका वेस्ट हो गया, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। तो पाकिस्तान जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में आता है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इस जगह पर नॉर्थ के पास लगता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नॉर्थर्न पोर्शन है ना, ये वाला पाकिस्तान इस जगह पे लगता है। तो लोकेशन ऑफ पाकिस्तान क्या है? नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम दिया जाता है सब ट्रॉपिकल कंट्री, सब ट्रॉपिकल कंट्री। देखें ये दोनों ट्रॉपिक हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों ट्रॉपिक हैं। तो इन खित्तों में, इन दोनों ट्रॉपिक्स में जो कंट्रीज़ आती हैं ना, उनको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल कंट्री। तो पाकिस्तान को जो है सब ट्रॉपिकल कंट्री भी कहते हैं। अच्छा, लोकेशन पाकिस्तान की मूनसून रीजन में, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन मूनसून रीजन। मूनसून रीजन में पाकिस्तान की लोकेशन कौन सी है? याद है ना, कहाँ थी? वेस्ट की तरफ। ये ईस्ट था और ये वेस्ट की तरफ। पूरा का पूरा रीजन जो मैंने अभी आपको बताया था मूनसून का, अगर आप उसमें देखें तो वेस्ट की तरफ, उस रीजन के वेस्ट की तरफ जो है वो पाकिस्तान की लोकेशन बनती है मूनसून रीजन में। मूनसून रीजन कहाँ पर? वेस्ट में, मूनसून रीजन के वेस्ट में। पाकिस्तान के नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें अगर, एरियाज ऑफ नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के नॉर्थ में आपको याद है ना, जो बच्चे पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं उन्हें ये बात पता है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है? माउंटेन्स, पहाड़ी पहाड़, हिमालय, कराकोरम, ठीक है, ये सारे। तो एरियाज ऑफ नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान जो है ये वार्म है और मॉइस्ट है। वार्म गर्म भी है, मॉइस्ट मतलब गीला भी है। लेकिन कौन सा? प्लेन। ये पहाड़ी इलाके जो हैं इन्हीं के अंदर प्लेन्स भी मौजूद है भाई, मैदानी इलाके भी हैं। ऐसी बात नहीं है पहाड़ी इलाकों में क्या मैदानी इलाके नहीं है, नहीं, मैदानी इलाके भी मौजूद हैं। तो ये वार्म है और मॉइस्ट है। और हाईलैंड टाइप क्लाइमेट जो है, हाईलैंड टाइप क्लाइमेट जो है, हाईलैंड टाइप क्लाइमेट जो है वो आपको कहाँ मिलता है? माउंटेन्स में, माउंटेन्स में। यानी कि पाकिस्तान के प्लेन्स की अगर बात करें, ज़रा पॉइंट क्लियर कर दूं, शायद मैं अब थकने लगाऊं, तो इसको बंद करेंगे अभी भाई, ठीक है ना। बाकी सब ट्रॉपिकल ये 4 रीजन्स जो हैं इनको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान के एरियाज़ ऑफ नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान जो हैं इनमें हाईलैंड टाइप क्लाइमेट भी है माउंटेन्स का, और प्लेन्स जो हैं वो वार्म और मॉइस्ट हैं, ठीक है भाई। और क्या क्या है इसके अंदर? एवरेज टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर, बस ये 2-3 पॉइंट रह गए, इनको लिख लें। एवरेज टेम्परेचर जो प्लेन्स में आपको मिलता है, पाकिस्तान के प्लेन्स में, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में, एवरेज टेम्परेचर वो आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम जनवरी टेम्परेचर, मैक्सिमम जनवरी टेम्परेचर, जनवरी के महीने में जो मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में वो कितना मिलेगा आपको? 24 डिग्री सेंटीग्रेड।
पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में एवरेज टेम्परेचर आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। मैक्सिमम जनवरी का टेम्परेचर मैदानी इलाकों में 24 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। मिनिमम टेम्परेचर आपको जून और जुलाई में मिलेगा। जून और जुलाई का जो टेम्परेचर आपको मिलेगा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। जून जुलाई का मिनिमम टेम्परेचर जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो आपको मिलेगा जून जुलाई में ही वो कितना मिलेगा, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में कम से कम टेम्परेचर आपको कितना मिलेगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आपको कितना मिलेगा, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन मंथ आपने देख लेना है, जून जुलाई के मंथ की बात हो रही है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मैक्सिमम जनवरी का टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मिलेगा। बलूचिस्तान के अंदर अगर हम चलें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इसमें सिब्बी आ जाता है, ठीक है, और सिंध में आ जाता है जैकबाबाद। सिब्बी आ जाता है जैकब आबाद, ठीक है भाई। तो बलूचिस्तान में सिब्बी और सिंध में जैकबाबाद, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, ठीक है। पाकिस्तान को 4 क्लाइमेटिक रीजन्स में हमने डिवाइड किया है। अगली वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे तफसील से, एक ही वीडियो के अंदर सारे निपटा देंगे। कौन कौन से हैं, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेच्यू, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड और सब ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड, ये है, ठीक है भाई। तो अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।